अस्सलाम वालेकुम। तो अब इस वीडियो में हम लोग अपने नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे जो है चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी हैं। अब हम लोग अपना स्टार्ट लेते हैं कूलम्स लॉ से। ठीक है, होप सो आपने वैसे तो ये कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा हुआ ही होगा 9 मैट्रिक में, आई होप सो पढ़ के आएंगे, लेकिन मैं ओवर रिव्यूज़ का देती चलूँ। अच्छा, कूलम्स लॉ जो है बिल्कुल एनालॉगस है, बिल्कुल सेम है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के। ठीक है, ये क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। अच्छा, इसका क्या मतलब है, आप देखें। जो जैसे एग्जांपल लें, आप दो मैग्नेट्स की एग्जांपल ले लेते हैं। चलें, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये पॉजिटिव है, ये मेरे पास नेगेटिव है। ठीक है, अब जब मैंने दोनों को करीब रखा तो इन दोनों के अंदर ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगी। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस इनके दरमियान बढ़ाती जाऊँगी, इन दोनों के अंदर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इनका डिस्टेंस कम किया तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। जैसे जैसे मैंने इसका डिस्टेंस बढ़ाया यानी कि दूर किया दोनों को, तो फिर इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम होगी। यहाँ पे बोला है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन। रिपल्जन मतलब अगर फ़र्ज़ करें दोनों पॉजिटिव है मेरे पास, मतलब लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्जन का केस में देख लें, दोनों पॉजिटिव ले लिए, मैंने लाइक चार्जेस ले लिए। जैसे जैसे मैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम किया, जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे मैंने इनके दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाया, ठीक है, मैंने डिस्टेंस इंक्रीज़ कर दिया तो वो ऑलरेडी कम हो गई। ठीक है, अब जो इनके दरमियान की फ़ोर्स थी जो अट्रैक्ट और रिपेल कर रही थी, वो किन दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ इस वाले का चार्ज, इस वाले का चार्ज। ये मैंने आपको एग्जांपल मैग्नेट के थ्रू दी है। ये जो कूलम्स लॉ अप्लाई होता है ये होता है चार्ज के ऊपर। सिमिलर केस यहाँ चार्ज के ऊपर भी होता है। ठीक है, जैसे मैंने भी एग्जांपल मैग्नेट की दी ना, तो फ़र्ज़ कर लें ये वाला पॉजिटिव चार्ज था मेरे पास, ये वाला मेरे पास Q2 नेगेटिव था, इसमें भी वही केस होगा। जैसे जैसे मैंने इन दोनों चार्जेस के दरमियान का चार्जेस, हमने ये दोनों चार्ज में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों के दरमियान का डिस्टेंस मैंने कम कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। वही बात आ गई, जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर के इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड करेगी Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के ऊपर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस का स्क्वायर। इन्वर्स की कैसे हो रही है, मैंने दोनों को करीब लेके आ गई, मतलब डिस्टेंस को मैंने क्या किया, कम कर दिया ना। दोनों के दरमियान अब डिस्टेंस कितना हो गया, कम हो गया। कम हुआ तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो बढ़ रही है। जब आप मैग्नेट को करीब लाते हो, आप उन दोनों के डिस्टेंस का, उन दोनों के जो दरमियान डिस्टेंस है उसको आप कम करते हो, उस वजह से वो दोनों आपस में आके चिपक जाते हैं बिल्कुल, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। समझ आई ये वाली बात आपको। ये अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, जब कंबाइन करते हैं यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो आएगा एक कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, अब इस K को देखते हैं, ये क्या है हमारे पास। K जो है, K हमारे पास है कूलम्स का कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है, K की वैल्यू है हमारे पास, एक सेकेंड, ये जो K है हमारे पास ये है कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, आई गेस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास की वैल्यू होती है। अब K का भी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अब देख बात सुने, अब इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एप्सिलॉन नॉट है क्या। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या है, क्यों है, कैसे है, बताते हैं अभी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी लिख लीजिए, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12। अच्छा, ये बात देखें, इसके यूनिट कैसे आता है। के जो है एप्सिलॉन नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट है 1/4 पाई, ठीक है। के जो है एप्सिलॉन नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। के का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इसकी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका यूनिट क्या होगा, के का उल्टा होगा। के का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब देखें एप्सिलॉन नॉट है क्या। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, अभी परमिटिविटी क्या है, देखें परमिटिविटी का मतलब होता है परमिशन। परमिटिविटी कहते हैं परमिशन ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस हमारे पास क्या है, फ्री स्पेस को हम एयर कह सकते हैं और वैक्यूम। हमारे दरमियान अभी फ्री स्पेस है एयर और वैक्यूम। एयर क्या है, एयर कौन सा फ्री स्पेस है, आपके और मेरे दरमियान बात करते दौरान बीच में अभी जो फिज़ा में ये यहाँ मौजूद है, यहाँ एयर मौजूद है। अर्थ और सन के दरमियान का जो मीडियम है वो एयर नहीं है, वो वैक्यूम है। वैक्यूम है वो, एयर और वैक्यूम में ये चीज़ का फ़र्क है। एयर और वैक्यूम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फ्री स्पेस हमने बोला हुआ है यहाँ पे एयर और वैक्यूम को, ठीक है। जब चार्जेस के दरमियान, जैसे दो चार्जेस हैं, इन दोनों के दरमियान मीडियम हमारे पास एयर या फिर वैक्यूम होगा तो फिर कॉन्सेप्ट आता है एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का फिर आता है रेफरेंस, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी यानी कि परमिशन ऑफ फ्री स्पेस। परमिशन ऑफ फ्री स्पेस का मुराद क्या है, यानी कि परमिशन टू अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टू पास थ्रू अ मीडियम। अच्छा, अब ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट ही बताती हूँ। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती हैं बेटा, पहली चीज़ वो इमेजिनरी होती हैं, वो हमें नज़र नहीं आती हैं, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव के ऊपर ख़त्म हो जाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जैसे कि कोई चार्ज है, ठीक है, वो अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, वो अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक पूरी फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं जो फील्ड होती है ना, उसको लोकलाइज करने के लिए, जैसे फील्ड तो हर एक जगह अपने इर्द गिर्द क्रिएट करेगा, तो वो जो फील्ड है ना उसको लोकलाइज करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की, लाइन्स ऑफ फोर्स की टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इमेजिनरी होती है, इसको हम मतलब देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, परमिशन ऑफ द फ्री स्पेस। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे कॉपर है हमारे पास, कॉपर बेस्ट कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है। अब वो क्यों है, क्योंकि इट गिव्स द परमिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसकी परमिटिविटी ज़्यादा अच्छी है, उसकी जो परमिटिविटी है वो अलाउ करती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से मूव करने के लिए। तो परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट अभी बहरहाल इतना रखें, ठीक है। अगर इसमें नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बात बताई है परमिटिविटी की, ये उस वक्त होगी जब हमारे पास चार्जेस के दरमियान मीडियम होगा वो एयर या फिर वैक्यूम होगा। अगर हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक आ जाए इन दोनों के बीच, चार्जेस के बीच, तो फिर हमारे पास क्या होगा। पहले तो ये सुने कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक हम कहते हैं एनी मीडियम, एनी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर। एयर या वैक्यूम को हटा के जो भी हमारे पास मीडियम है वो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है। जैसे वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, टेफ्लॉन हो सकता है, बैकलाइट हो सकता है, डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं। एनी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर या वैक्यूम को हटा के, एनी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर, ठीक है। अच्छा, डाइइलेक्ट्रिक के केस में जो परमिटिविटी को हम लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, ई से डिनोट करते हैं। आपकी बुक में ऐसे ही आई है, ई से ही लिखा हुआ है। उसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब ये एप्सिलॉन आर क्या है, ये है परमिटिविटी, परमिशन ऑफ, यानी कि परमिशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक क्या है, एनी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर। एयर को हटा के कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम, वो हमारे पास वैक्स पेपर हो सकता है, वाटर हो सकता है, बैकलाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वुड भी हो सकता है, मतलब ये सारे मीडियम, एयर को हटा के जो भी मीडियम है। अब ये जो एप्सिलॉन आर है, ये क्या है, गौर से सुनना, एप्सिलॉन आर क्या है। ये हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो एप्सिलॉन आर है, ये हमें बताता है कि एयर के मुकाबले में किसी भी मीडियम में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हुई हैं। एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होता, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट होता है। जैसे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट था, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
तो इसका यूनिट क्या था हमारे पास, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस इसी की तरह आप इसको कंफ्यूज मत करें, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करें। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जब हमारे पास चार्जेस के दरमियान मीडियम, एयर या फिर वैक्यूम है, सिंपल जबान में, ठीक है। एप्सिलॉन 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 डी कह दें आप, चलें अभी फॉलो है उसका। एप्सिलॉन डी क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब जब चार्जेस के दरमियान मीडियम हमारे पास एयर को हटा के वुड है, कोई भी इन दोनों के दरमियान मीडियम हमारे पास, वैक्स पेपर ले लें, कोई भी पेपर ले लें कोई हमारे पास, ठीक है, इंसुलेटिंग मीडियम इन दोनों के दरमियान, चार्जेस के दरमियान है एयर को हटा के, तो वो डाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कहेंगे उसको, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, एप्सिलॉन डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। अभी एप्सिलॉन आर देखते हैं क्या है। एप्सिलॉन आर कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। अब इस रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, ये एक यूनिटलेस नंबर है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका यूनिट भी सेम है एप्सिलॉन डी का, एप्सिलॉन नॉट का भी सेम है, क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएंगी, तो इसको हम कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी तो है ये, इट इज़ ऑल्सो ये एक मिनट, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको हम कह सकते हैं ये एक यूनिटलेस नंबर भी है। अच्छा, अब मैं इसको समझाती हूँ कि एप्सिलॉन आर क्या बताता है हमें। ये हमें बताता है कि एयर के मुकाबले में, एप्सिलॉन नॉट एयर के मुकाबले में किसी भी मीडियम में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हुई है। मिसाल के तौर पे देखें यहाँ देखें, बताती हूँ अभी। ये हमारे पास मीडियम एयर है, ठीक है, ये एयर है, ये मेरे पास मीडियम है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, समझ लें, फ़र्ज़ कर लें डाई इलेक्ट्रिक है। दोनों मीडियम में से मैंने बराबर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को पास करवाया। यहाँ पे से 3 भेजी 3 है, इसमें से 2 ऐसे ही इसने डिस्पर्स किए एयर ने, पास इसके अंदर से 1 हुई है, 2 फैल गई, ठीक है। इसके अंदर से भी मैंने 3 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करवाई, इसने तीनों को अपने अंदर से पास करवा दिया, डिस्पर्स नहीं किया। तो एयर ने कितनी को पास करवाया अपने अंदर से, 1 को, और डाई इलेक्ट्रिक ने कितनी को करवाया अपने अंदर से, 3 को। तो इसका मतलब है जो एप्सिलॉन आर है हमें ये बताता है कि एयर के मुकाबले में किसी भी मीडियम में कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करी हैं। तो ये जो यहाँ पे नंबर 3 आया है, ये जो बेसिकली नंबर 3 है, ये क्या है, ये एप्सिलॉन आर है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। ये हमें बताता है, एप्सिलॉन आर हमें बताता है कि एयर के मुकाबले में किसी मीडियम में कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करी हैं। ये जो 3 है ना, ये 3 लाइंस पास करी हैं, ये एक्चुअली एप्सिलॉन आर है। ये हमें बता रहा है कि एक मीडियम के मुकाबले दूसरे की परमिटिविटी कितनी ज़्यादा है। अच्छा, एक ही बात नोट करें कि डाइइलेक्ट्रिक के केस में जो हमारे पास एप्सिलॉन आर होता है ना, एप्सिलॉन आर जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, और एयर के जब हमारे पास मीडियम होता है तो हमारे पास एप्सिलॉन आर 1 के इक्वल होता है। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ इधर भी दिखाती चलूँ बुक में ही आपकी। ये देखें, अभी मैंने आपको बात बताई ना, वैक्यूम और एयर की जो हमें परमिटिविटी गिवन है, रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, वो 1 गिवन है। ये मैंने यहाँ पे आपको लिखवाई, ये रही 1 गिवन है। और डाई इलेक्ट्रिक के केस में मैंने डाई इलेक्ट्रिक की क्या डेफिनेशन बताई, एनी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर या वैक्यूम, ठीक है। उनमें देखिए सब में 1 से बड़ी है, यहाँ पे 2 है, 2.2 है, बल्कि बढ़ रही है, बल्कि 2.2 से 2.8 के दरमियान है पॉलीस्टीरीन की, ठीक है। ये सब देख लें, ये मैंने आपको यहाँ भी दिखा दिया है, ठीक है। अभी तक हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा है, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है देखते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल डेफिनेशन क्या है, अ रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इट्स कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या है, क्यों है, इसको समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि मैंने एक चार्ज रखा, फ़र्ज़ करें चार्ज रखा, ये है मेरे पास सोर्स चार्ज को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको पॉजिटिव ले लिया। जब मैंने सोर्स चार्ज को प्लेस किया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, आप मतलब उसे ले नेगेटिव भी सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। एक होता है हमारे पास सोर्स चार्ज, ठीक है, और एक होता है हमारे पास टेस्ट चार्ज का एक बस स्टैंडर्ड है कि हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, बस लेते हैं, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। अभी टेस्ट चार्ज की बात नहीं करें, सोर्स चार्ज पे आते हैं, वो बस बताया था मैंने आपको। सोर्स चार्ज क्या होता है, एक
चार्ज जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया। अब जब एक चार्ज को हम प्लेस करते हैं तो वो अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है, अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है कि जब उसके करीब कोई दूसरा चार्ज आएगा वो अपने ऊपर एक लगती हुई फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, इसने अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट की। तो अब मैंने क्या किया, इसके करीब एक टेस्ट चार्ज भेजा। टेस्ट चार्ज वो चार्ज जो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हम उसको पॉजिटिव ही बेटा लेते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड है टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेने का। टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ भेजा इस फील्ड के अंदर, ठीक है। इसकी फील्ड में जैसे ही आएगा वो अपने ऊपर एक फ़ोर्स महसूस करेगा। ये मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है तो उसको अपने ऊपर एक फ़ोर्स फील करेगा, वो रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रेपेल करेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, फ़ौरन इसको धक्का मार के बाहर फेंक देगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब आया इस रीजन में ये इस एक बाउंड्री के करीब आया तो इसने अपने ऊपर लगती हुई एक फ़ोर्स महसूस की ना। अब चाहे वो एक रिपल्सिव हो, ठीक है, यहाँ तक जब तक था तब तक तो नहीं कर रहा था फोर्स फील्ड, जैसे इस रीजन में इस बाउंड्री के अंदर आया तो इसने अपने ऊपर एक फ़ोर्स फील की इस चार्ज की लगने वाली, ठीक है। तो वो जो फोर्स थी ना वो इसने अपने अराउंड, इस चार्ज ने अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, अपने अराउंड एक रीजन क्रिएट किया, अपने अराउंड एक एरिया जनरेट किया जहाँ पर ये अपनी एक हद तक फोर्स लगा रहा था ताकि कोई अगला चार्ज आए तो वो अपने ऊपर इस फोर्स को फील कर सके। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया है। अब ये इसकी फील्ड है, इसने अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट कर ली। इसके पास एक पॉइंट, मैंने इसकी फील्ड के अंदर एक चार्ज ला के रखा, मैंने चार्ज अंदर ला के रखा है, फील्ड के अंदर रखा, ठीक है। ये रहा पॉइंट ए, इससे करीब एक पॉइंट बनाया पॉइंट ए, और इससे एक दूर पॉइंट बनाया पॉइंट बी, और एक पॉइंट सी बना दिया बहुत फील्ड से बाहर। ये ऐसे देख लें, ठीक है, उसको कट कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। इसकी फील्ड ये रही, ये डॉट से जो मैंने बनाई हुई बेटा ये इसकी फील्ड है, यानी कि इसकी फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स जहाँ भी फील होगी वो यहाँ इसी डॉट तक होगी, डॉट से बाहर इसकी फोर्स ही नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। अच्छा, मैंने क्या किया, पहले टेस्ट चार्ज को पॉइंट सी के ऊपर ला के रखा, कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ असर, क्योंकि ये इस फील्ड से ही बाहर है, इलेक्ट्रिक इसकी जो फील्ड है वो यहीं तक है, ये तो इसके रीजन से ही बाहर है, तो फोर्स तो नहीं लगेगी ना, भले रिपल्सिव फोर्स है नहीं लगेगी कोई भी फोर्स, ठीक है। मैंने क्या किया, टेस्ट चार्ज को सी से उठा के बी पे रखा, चलो रख दिया, ये रख दिया। अब क्या होगा, अभी अपने ऊपर एक फोर्स को फील करेगा फील, ऐसा नहीं है नहीं करेगा, भले थोड़ा सा दूर है, इससे इस बात को गर्ज नहीं है, ये जैसे ही इस फील्ड के अंदर आएगा करेगा फील, ठीक है। इसने क्या किया, हल्का सा लाजिम है दूर होगा इस फील्ड से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को उठा के पॉइंट ए के ऊपर रखा, पॉइंट ए के ऊपर रख दिया। अब पॉइंट ए कहाँ है, बहुत करीब है इससे, तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा ये फ़ौरन से एक रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, बाहर चला जाएगा। समझ आई बात, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्टेंस बहुत कम कर दिया, तो जिस शिद्दत महसूस हुई इसको फ़ौरन से शिद्दत महसूस हुई बाहर, जिसकी वजह से फ़ौरन गया, उस शिद्दत जो होती है ना, उस शिद्दत को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब शिद्दत, इलेक्ट्रिक फील्ड की लगने वाली इंटेंसिटी, वो शिद्दत से ये बाहर चला गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/Q। यहाँ पे फोर्स कौन सी है, ये वो फोर्स है जो इसने इसके ऊपर लगाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये Q क्या है मेरे पास, ये चार्ज है, ये Q क्या है मेरे पास, ये टेस्ट चार्ज है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेस्ट चार्ज के। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उतनी ही ज़्यादा शिद्दत लगी जब डिस्टेंस कम था। डिस्टेंस कम, ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज मेरे पास सोर्स चार्ज था, ये टेस्ट चार्ज मैंने डिस्टेंस कम किया ना, इनके दरमियान का डिस्टेंस कम है इन दोनों के दरमियान। ये ए पॉइंट था, अब देखो ये पॉइंट जो है यहाँ से बी तक का ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, ये वाला डिस्टेंस कम है। यहाँ पे देखो ये जो चार्ज है इन दोनों के दरमियान, इस चार्ज के जो है ये
कम डिस्टेंस पे रखा हुआ था, जब भी इसने ज़्यादा शिद्दत से इसके ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा ही, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लें, और इसका एक यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम क्यों? क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट जो है हमारे पास कूलम है। भले टेस्ट चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, वो ESU फ्रैंकलिन भी होता है, लेकिन उससे आपको कोई गर्ज नहीं है, आप अभी कूलम ही रहिए। अच्छा, अब हम यहाँ पे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने यहाँ पे क्या किया, एक सोर्स चार्ज लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने यही हमारा टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज और इसके दरमियान जो डिस्टेंस हमने लिया है वो लिया है R, ठीक है। अब हमने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट चार्ज को इसके करीब मूव किया। तो अभी हमने पढ़ के आए थे कि टेस्ट चार्ज को जैसे जैसे मूव करते गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली थी F/Q, Q0 कहते चलें। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स होती है ना, ये आपस में पैरेलल होती हैं, सेम डायरेक्शन होती है। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही होगी वो समहाउ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब जैसे जैसे ये चार्ज इसके करीब आता रहेगा तो ये अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स कहाँ से गिवन है? कूलम्स लॉ से। अभी पीछे पढ़ा हमने, क्या कैसे गिवन है वो? F = Q0/R का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें यहाँ पे ये Q कौन सा है? ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, और ये हमारे पास है टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। R का स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला आया हमारे पास आया है कूलम्स लॉ के थ्रू। अभी पीछे मैंने वो वाला डिस्कस किया, इन दोनों को इक्वेट किया। और ये बात याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन पैरेलल होती है, सेम होती है। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और फोर्स की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करें आप, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो है 1/Q0 × F। मतलब मैंने इसको ऐसे खोल के लिख लिया, ठीक है। F की वैल्यू क्या है मेरे पास? ये रही। इसको इसके अंदर कंबाइन करके लिख दीजिए, मतलब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सॉरी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी = 1/Q0। Q0 क्या है मेरे पास? टेस्ट चार्ज है। फोर्स की वैल्यू क्या है? ये रही, इक्वेशन 2 से। थोड़ा सा काम गंदा हो गया, लेकिन मकसद यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देने का है कि यहाँ पे हुआ क्या है कि Q क्या है मेरे पास? सोर्स चार्ज। Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड बाय R²। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करें। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया मेरे पास? KQ/R²। अच्छा, इस फॉर्मूला से हमें ये बात समझ आ रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज पे नहीं करती। अब आप बोलेंगे कि वो आया था लेकिन वो कैंसिल हो गया टेस्ट चार्ज। वो सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, टेस्ट चार्ज के पे नहीं करती, ठीक है। और डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, के पे डिपेंड कर रही है, के तो वैसे भी मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मीडियम क्या है इन दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पे आपने पास लिख लिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है? सोर्स चार्ज के। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होता रहेगा। आपने पास लिख लिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज के, और डिक्रीज़ होगी जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा दोनों के दरमियान। मैंने अभी ये चीज़ करके दिखाई ना पूरी, जैसे जैसे डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान इंक्रीज़ होगा, इसके ऊपर लगने वाली शिद्दत कम हो जाएगी, ठीक है। और मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब ये के ऊपर डिपेंड करी तो के किसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा? अभी पीछे हम पढ़ के आए थे कि के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? मीडियम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली हमारे पास मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है, R², यानी कि इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया आज का लेक्चर। हमने आज इसमें कूलम्स लॉ को भी डिस्कस करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किया है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम अगले टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।